हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये क्लास एसटीटी का म्यूजिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। म्यूजिक में जितने भी प्रश्न आपके एसटीटी एग्जाम हो चाहे बीपीएससी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि आपका जो एग्जाम होगा एसटीटी का या फिर कोई भी एग्जाम होता है उसमें अधिकतर प्रश्न जो रहते हैं वो प्रीवियस ईयर पर ही रहते हैं। यानी कि जैसे अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो हो सकता है इस बार क्या पूछा जाएगा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी। तो इस तरह से जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। टोटल 300 से भी ज़्यादा प्रश्न होगा। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आज के केवल इस एक वीडियो से आपका 15 से 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। मैक्सिमम 20 और मिनिमम 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा, ये तो फिक्स है इस वीडियो से, केवल इस एक वीडियो से। इसमें 300 से भी ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को करवाने वाले हैं, ठीक है। और देखिए इसमें इस तरह से प्रश्न को करवाएंगे। जैसे शुरुआत कर लेते हैं पंडित ओमकारनाथ ठाकुर से। अब पंडित ओमकारनाथ ठाकुर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पिछले साल में पूछा जा चुका है या फिर इस साल पूछे जाने की संभावना है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को पहले देख लेंगे। इसी तरह से हर एक जो संगीतज्ञ है उनकी जीवनी से जुड़े जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं या फिर जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। पहले ही बता चुके हैं वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के बारे में शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो थे इनका जन्म कब हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप पता ही होगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो इनका जन्म हुआ था 24 जून 1897 को, यानी कि 1897 को, 24 जून 1897 को पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे। तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो थे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे। तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार थे। सब समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित है। तो ग्वालियर घराने से संबंधित है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। और अगर देखिए जितना भी घराना, इस घराना से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। और घराना से जितना भी, जैसे कि ग्वालियर घराना हो गया, किराना घराना हो गया, या जितना भी घराना है, उन सभी घराने के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के पिता का नाम क्या था। तो पंडित गौरी शंकर ठाकुर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की माता का नाम। तो झवड़ेवा, झवड़ेवा जो है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की माता का नाम था। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो बड़ौदा रियासत के जहाज ग्राम में, यानी कि गांव में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के बड़े भाई का क्या नाम था। तो पंडित बालकृष्ण पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के बड़े भाई का नाम था। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल कब बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सन 1916 में, जो कि लाहौर में, यहाँ पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का विवाह किस वर्ष हुआ था। तो सन 1922 में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का विवाह हुआ था। हुआ किससे था। तो सूरत की इंदिरा देवी जो थी उनसे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का विवाह जो है 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को नेपाल के राजा से कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी। तो 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने कुल कितनी बार नेपाल की यात्रा की थी। तो 4 बार। अगला क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी को भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान कब भेजा गया था। तो भारतीय सांस्कृतिक मंडल के नेतृत्व हेतु। देखिए ये भी आपसे पूछा आ सकता है ना कि किस लिए भेजा गया था। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान जो है वो भारतीय सांस्कृतिक मंडल के नेतृत्व करने हेतु भेजा गया था। कब भेजा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1952 1952 में। अगला क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने किस वर्ष विश्व शांति परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने विश्व शांति परिषद में। और ये कब किया था। तो 1953 में किया था। और ये जो विश्व शांति परिषद था जो कि 1953 में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन किए थे भारत की ओर से। तो ओमकारनाथ ठाकुर। ये हुआ कहाँ पर था। तो जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। जर्मनी का एक जगह है बुडोपेस्ट, जो वह जर्मनी में है, यहाँ पर हुआ था क्या। तो विश्व शांति परिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने संगीतांजलि पुस्तक का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित किया था। संगीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा जाए तो क्या याद रखिएगा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने संगीतांजलि पुस्तक का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित किया था। तो 1938 में प्रकाशित किया था, याद रखिएगा। और प्रथम भाग समझ गए ना।
और नेक्स्ट है संगीतांजलि पुस्तक जो है इसमें कुल कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं, ये भी तो पूछा जा सकता है। ये जो संगीतांजलि पुस्तक है इसके कुल कितने भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, तो 7 भाग। समझ गए। अगला है प्रणव भारती पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा प्रणव भारती पुस्तक का लेखन किया गया था। अगला क्वेश्चन है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को संगीत मार्तंड की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी, तो 1930 में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता के द्वारा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को संगीत मार्तंड की जो उपाधि है इसे प्रदान की गई थी। समझ गए। अभी हम लोग कर रहे हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो सब प्रश्न। अब अगर इतना देख लेते हैं ना तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर से रिलेटेड एक भी प्रश्न अगर पूछा जाए, पूछा क्या 2-3 तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को संगीत सम्राट उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो पहले प्रदान की गई थी कब, तो 1933 में। किसके द्वारा, तो विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय जो कि काशी में है इसके द्वारा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को संगीत सम्राट उपाधि प्रदान की गई थी। और कब की गई थी, तो 1933 में। याद रखेंगे किसके द्वारा, तो विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को सन 1955 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री पुरस्कार जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को सन 1955 में। याद रखिएगा। और किस अवसर पर, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर। एक एक वर्ड आपको याद रखना है। अगर आपको इस जितना भी करवा रहे हैं प्रश्न, इसमें 300 से भी ज़्यादा प्रश्न है, अगर इस सब प्रश्न को आप लोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर जो है केवल इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा। तो आप जैसे एग्जाम दे के आइएगा आके कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपका 15 नंबर हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अब हम आपको बता रहे हैं 20वां क्वेश्चन कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को कला संगीत भारती के नाम से स्थापित संगीत महाविद्यालय का अध्यक्ष कब किस वर्ष बनाया गया था। तो इसमें क्या आपको एक एक वर्ड एकदम रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे 1950 में बनाया गया था और किसके द्वारा, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। अब ये सेम क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं पूछा जा सकता, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को कला संगीत भारती के नाम से स्थापित संगीत महाविद्यालय का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, या फिर इसका सेम उल्टा प्रश्न कर दे। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो जो टोटल जो 300 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे उसको, तो फिक्स है आपका 15 नंबर, मिनिमम तो 10 नंबर तो फिक्स हो ही जाएगा, मैक्सिमम 20 नंबर भी हो सकता है, लेकिन 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जितना प्रश्न है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ कैसे लेना है वो आपको वीडियो के आगे बता देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ लेकर के आप लोग इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग सिर्फ समझ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है ठुमरी के ढंग पर ही भजन गाने की शैली को किसने विकसित किया था, तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने किया था। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि ठुमरी ढंग के भजन गायन शैली को किसने विकसित किया था, 4 नाम दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है किसने किया था, कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा गाए गए तथा रिकॉर्डेड भजन कौन से है, तो ये सब है, देख सकते हैं। इस सब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक का नाम भूल भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा, सभी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे है मैया मोड़ी मैं नहीं माखन खायो, जोगी मत जा रे दिल कैसा कटी। ये जो चारों है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। उसके बाद अगला करते हैं, और अगला है हमारा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की मृत्यु। जन्म से शुरू हुआ था और मृत्यु पर खत्म हो रहा है, यहाँ तक सभी प्रश्न को कर लीजिएगा कंप्लीट। 28 दिसंबर 1967, 28 दिसंबर 1967 को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की मृत्यु हुई थी। 23 क्वेश्चन था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर से रिलेटेड, इतना कर लीजिए। यकीन मानिए इसके बाहर से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के बारे में अगर कुछ भी पूछेगा तो इसके बाहर से नहीं पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं अब्दुल करीम खां के बारे में। अब्दुल करीम खां कहाँ के रहने वाले थे, तो सहारनपुर के किराना गांव के रहने वाले थे अब्दुल करीम खां। अगला प्रश्न है अब्दुल करीम खां के पिता का क्या नाम था, तो उस्ताद काले खां अब्दुल करीम खां के पिता का नाम था। अब्दुल करीम खां के चाचे का नाम क्या था, तो अब्दुल करीम खां के चाचे का नाम था, ठीक है, चाचा का नाम। अब्दुल करीम खां के कहाँ के राजा के दरबारी गायक थे। अब्दुल करीम खां जो थे ये कहाँ के राजा के दरबारी गायक थे, तो बड़ौदा नरेश के जो राजा थे, बड़ौदा नरेश यानी कि बड़ौदा के राजा, वहीं पर अब्दुल करीम खां उन्हीं राजा के दरबारी गायक थे। अब्दुल करीम खां ने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी, तो सन 1913 में और पूना में। जितना भी देखिए, क्योंकि आपका जितना भी विश्वविद्यालय इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, ये कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, जैसे पूछा जाएगा कि आर्य संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो याद रखना है पूना में। तो इस तरह से भी जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, केवल 24 या 25 ही है जितना भी विद्यालय है, वो 24-25 विद्यालय एक वीडियो में अलग से आपको बता चुके हैं। आज ही सुबह में वो वीडियो अपलोड हुआ था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उसको देख ले सकते हैं। और उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी विद्यालय उसका बस जगह का नाम याद रखना है। 24 से 25 जगह पूरा कंप्लीट कर लीजिए, 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको एक एक मार्क्स कैसे कैसे लाना है वो आपको समझना पड़ेगा कि एक एक मार्क्स का वैल्यू, क्योंकि किसी का क्या होता है एक एक मार्क्स से छूट जाता है सिलेक्शन। तो
समझ गया कि अब्दुल करीम खान ने आर्य संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1913 में। कहाँ पर की थी, तो पूना में की। तब ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर्य संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है पूना में भी है। इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल करीम खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 27 अक्टूबर 1937 को अब्दुल करीम खां जो थे इनकी मृत्यु हुई थी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है अब्दुल करीम खां के द्वारा गाई गई ठुमरियाँ कौन कौन सी है, तो मत जा राधे जमुना के तीर। अब पूछा जाएगा मत जा रे राधे जमुना के तीर, ये जो है ये ठुमरी किसके द्वारा गाई गई थी, तो आप क्या याद रखिएगा, अब्दुल करीम खां के द्वारा। इसलिए बता रहे बार बार, ये क्वेश्चन किसी भी तरीका से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। पिया बिना नाही आवत चैन, ये किसके द्वारा गाया गया था, ये ठुमरी है, तो अब्दुल करीम खां के द्वारा। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पिया बिना नाही आवत चैन, ये क्या है, ठुमरी है, संगीत है, इस तरह से पूछा जाएगा 4 ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है क्या है, तो ठुमरी है। किसके द्वारा गाया गया था, तो अब्दुल करीम खां के द्वारा। सबको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल करीम खां का पहनावा क्या था, तो बंद गले का कोट, सफ़ा जो कि हाथों में छड़ी जैसी होती है, ये सब की ये क्या था, तो अब्दुल करीम खां का पहनावा था। जैसे होता है ना किसी का, जैसे नेता कोई होता है तो अधिकतर कुर्ता पैजामा पहनता है व्हाइट कलर का, तो वैसे ही अब्दुल करीम खां जो थे इनका पहनावा किस ढंग का था, तो बंद गले का जो कोट होता है वो पहनते थे, जिसे हम साफा भी कहते हैं, और हाथों में छड़ी रखते थे। समझ गए। और अगर आप लोग इसका जैसे बता चुके हैं कि जैसे अभी जितना भी प्रश्न करवाए इसमें 300 प्लस आपका जो क्या है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि अभी आपको करवा रहे। इस सब का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। टोटल आपको 4 पीडीएफ मिलेगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। लेकिन अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अधिकतर लोगों का भी पेपर फर्स्ट ही होगा, तो पेपर फर्स्ट होगा तभी आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, पेपर सेकंड होगा तभी आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। कैसे पीडीएफ को लेना है, किस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, इसमें भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। 28 को एग्जाम है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए टोटल आपको 4 पीडीएफ मिलेगा। फर्स्ट पीडीएफ जो रहेगा इसमें आपको टोटल आपको पता ही होगा, आपका जो इकाई है 15 है, इसमें 14 लिखा हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस जो है उसमें 15 इकाई है। 15 इकाई में जो कुछ भी पढ़ना है, जैसे आपका जैसे सिलेबस में केवल मेंशन किया गया कि हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न घराना, लेकिन ये तो आपको नहीं बताया कि कौन सा घराना पढ़ना है। जैसे अगर ग्वालियर घराना पढ़ना है तो ग्वालियर घराना में जो कुछ भी पढ़ना है, जैसे ग्वालियर घराना के संस्थापक, प्रतिपादक, उसका क्या विशेषता था, ये सब आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। टोटल ये 60 पेज का शायद ये पीडीएफ है, और इस 60 पेज को कर लेते हैं ना तो आपका पूरा सिलेबस इस एक पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी का पोर्शन। समझ गए, क्योंकि इसमें एक लाइन भी नहीं छूटा हुआ है, इकाई फर्स्ट से शुरू हुआ है और इकाई वाइज, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से, इकाई वाइज सिलेबस पहला 2 पेज में, थर्ड पेज से आपका ये पीडीएफ शुरू है और थर्ड पेज से ही इकाई वाइज है। जैसे पहला इकाई में जो कुछ भी पढ़ना है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से 1 से लेकर के 15 इकाई तक जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो यहीं पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए कहीं पर दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो म्यूजिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि आपका टॉपिक ढूंढना, कि कौन सा बुक में कौन सा टॉपिक पढ़े, कहाँ से कौन सा ढूंढे, ये सबसे बड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम है। कई लोग क्या करते हैं, एक बुक खरीदते हैं जिसमें क्या पढ़ते हैं, सिर्फ राग के बारे में पढ़ते हैं। एक बुक खरीदते हैं जिसमें क्या पढ़ते हैं, तो हिंदुस्तान संगीत के विभिन्न घराने के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोग बहुत सारा बुक भी खरीद लेंगे ना, तभी इसका जो सिलेबस होगा एक साथ सिमटने वाला नहीं है। आपको अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ेगा, कई सारा टॉपिक आपसे छूट जाता है। लेकिन सिर्फ एक इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, या फिर आप देख लीजिएगा ना, आपको बता भी देते कि पीडीएफ में किस तरह से, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, आपका पूरा सिलेबस जो है इस एक पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगा। एक पीडीएफ में आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पीडीएफ। तो बताइए दिए, जिसका पेपर फर्स्ट होगा वो पेपर फर्स्ट का लेंगे, जिनका पेपर सेकंड होगा वो पेपर सेकंड का लेंगे, और जिनका पेपर दोनों होगा वो दोनों लेंगे, लेकिन 60 रुपीज़ पे करके लेंगे। और एक पीडीएफ लेंगे तो 30 रुपीज़, एक नहीं 4 पीडीएफ, ठीक है। लेकिन पेपर सेकंड और फर्स्ट दोनों का लेंगे तो 60 रुपीज़। थर्ड पीडीएफ की बात करें तो आपको थर्ड मिलेगा म्यूजिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना, तो 500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर जो थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए ना, कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। 500 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सेकंड पीडीएफ में, ठीक है। थर्ड पीडीएफ की बात करें तो म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो पीडीएफ कोई और नहीं रहेगा, अभी जो आपको जो करवा रहे हैं यही पीडीएफ रहेगा। इसमें टोटल 300 से भी ज़्यादा प्रश्न है और यही पीडीएफ आपको मिलेगा। ये तो आप देख ही लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और थर्ड पीडीएफ रहेगा वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित 112 प्रश्न। ये जो 112 प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता ही होगा कि वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित आपके एग्जाम में मिनिमम 8 से 10 और मैक्सिमम 12 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस पीडीएफ को कर लेते हैं ना
ना, इसमें 112 प्रश्न है, इस 112 प्रश्न को कर लेते हैं तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में 8 से 10 तो पूछा ही जाएगा, वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित प्रश्न, और ये प्रश्न आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। केवल एक जो PDF है ये आपका 10 मार्क्स फिक्स करवा देगा। इस तरह से अगर आप चारों PDF को पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अभी, ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोग कुछ पढ़े नहीं होंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, अगर आप लोग सब कुछ पढ़ लिए, सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, तब भी इस PDF को ले सकते हैं। इसको पढ़ करके ना आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कई सारे लोग होंगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये जो 15 यूनिट पढ़ना है इसमें बहुत सारा ऐसा इकाई है, उस इकाई के मतलब यूनिट में जो दिया हुआ है कि इसमें ये पढ़ना है उसमें ये पढ़ना है, वो आपको मिला ही नहीं होगा। बहुत सारा यूनिट अभी तक आप लोग पढ़ नहीं पाए होंगे, और उससे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है कि इसका एक इकाई से पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक इकाई से नहीं पूछा जाएगा, हर एक इकाई से बराबर मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है किसी इकाई से ज़्यादा क्वेश्चन रहे, ऐसा तो होता ही है, लेकिन सभी इकाई से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बहुत सारे इकाई आप लोगों को अभी तक मिला ही नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ना ऐसा नहीं है कि कोई एक सेपरेट बुक है कि उस बुक को पढ़ लीजिए और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अलग अलग बुक से आपको पढ़ना पड़ता है, अलग अलग वीडियो देखना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि पूरा सिलेबस का वीडियो का पूरा किसी के चैनल पर अपलोड हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव का सब कर देते हैं, लेकिन जो थ्योरी का पोर्शन है ये कोई नहीं करवाता है। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं से अपलोड है, जितना मतलब कहीं यूनिट 1 है तो कहीं यूनिट पर आपको 15 मिल जाएगा, इस तरह से। लेकिन पूरा आपको एक साथ कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा, केवल ये जो हम तैयार किए इसमें आपको मिलेगा टोटल 15 इकाई, और 15 इकाई में जो कुछ भी पढ़ना है आप लोगों को इस PDF में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो समझ गए 4 आपको PDF मिलेगा। अब ये बात करते हैं PDF को लेना कैसे है, कितना में मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये आपको पे करना है। कैसे पे करना है तो ये देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 30 रुपये पे करके स्क्रीन शॉट ले करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज करके इस PDF को ले सकते हैं। क्या करना है आपको, इसी नंबर पे, ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पे आपको क्या करना है, ओनली 30 रुपये 30 रुपीज़ आपको पे करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसी नंबर के सेम इसी नंबर के व्हाट्सएप, इसी नंबर से व्हाट्सएप भी, इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना और एक मैसेज कर देना है पेपर फर्स्ट, या फिर अगर आपका पेपर सेकंड हो तो पेपर सेकंड मैसेज कर दीजिएगा, इसका PDF जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जिनका पेपर फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो वो क्या करेंगे, वो 60 रुपीज़ पे कर सकते हैं, 60 रुपीज़ पे कर सकते हैं और दोनों PDF को ले सकते हैं। ठीक है, जो पाँचों PDF है इस पाँचों PDF को ले सकते हैं। लेकिन जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो क्या करेंगे, केवल जो उनको 4 PDF मिलेगा, 4 में बता दिए क्या क्या रहेगा, केवल 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये में आपको 4 PDF मिल रहा है। और ये 4 PDF है ना, जो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा अगर इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इसको बस थोड़ा सा पढ़ लिया, अच्छे तरीके से अगर ये आपका कंटेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इसके बाद से आपका कुछ भी नहीं खास रहेगा। ठीक है, इतना अगर कर लेते हैं ना, जो 4 PDF है इसको अच्छे से, तो आपका 70 to 80% सिलेबस इसके बाहर से रहने वाला ही नहीं, यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट था हमारा पंडित अहोबल जी के बारे में। यहाँ तक दो थे संगीतज्ञ, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। थर्ड है हमारे पंडित अहोबल। अब पंडित अहोबल से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो पंडित अहोबल कहाँ के निवासी थे, तो दक्षिण भारत के निवासी थे, सिंपल सा है। और नेक्स्ट है पंडित अहोबल के पिता का क्या नाम था, तो श्री कृष्ण पंडित अहोबल के पिता का नाम था। अगला है पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात पुस्तक का लेखन किस वर्ष किया था, तो 17वीं सदी का मध्य में यानी कि 1650 में धनबड़ में पंडित अहोबल जो थे इन्होंने संगीत पारिजात पुस्तक का लेखन किया था। डेट याद रखिएगा 1650। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है, तो पंडित अहोबल है। नेक्स्ट है पंडित अहोबल ने श्रुति हेतु किस विशेष चीज़ की कल्पना की थी, तो शुरे तार के काल्पनिक माप, श्रुति के स्थान पर वैज्ञानिक माप, तार की लंबाई और आंदोलन संख्या की पंडित अहोबल ने श्रुति हेतु विशेष चीज़ की कल्पना की थी। समझ गए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा या फिर याद रखिएगा। सर्वप्रथम किसने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की थी, तो पंडित अहोबल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किसने सप्तक में 12 स्वरों का प्रयोग किया था, तो पंडित अहोबल ने ही प्रयोग किया था सबसे पहले सप्तक में 12 स्वरों का। अगला क्वेश्चन है, अहोबल जी के द्वारा रचित ग्रंथ में कितने स्वरों की व्याख्या की गई है, तो 29 स्वर की व्याख्या की गई है, जिसमें कि 7 शुद्ध स्वर है और 22 विकृत स्वर है। याद रखिएगा, अहोबल जी जो है पंडित अहोबल, इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें स्वरों की जो व्याख्या की गई है 29 स्वर की व्याख्या की गई है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, अहोबल कृत संगीत पारिजात में कितने अध्याय है। अहोबल के द्वारा जो लिखा गया, जैसे संगीत पारिजात किसके द्वारा लिखा गया, तो अहोबल के द्वारा लिखा गया, तो इसमें कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय हैं। पांचों अध्याय को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप देखते हैं कि इस बार तो भारी प्रश्न पूछ दिया, तो उसमें इसी तरह का प्रश्न रहेगा, 5 अध्याय रहेगा और उसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्वर प्रकरण, मूर्छना प्रकरण, स्वर विस्तार प्रकरण, गमक प्रकरण और समय प्रकरण, तो ये जो है पंडित अहोबल कृत जो संगीत पारिजात है उसमें 5 अध्याय, ये पांचों को याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, अहोबल ने 22 श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा है? श्रुतियाँ कितनी हैं? तो 22 है। तो अहोबल ने 22 श्रुतियों को कितने वर्ग में बांटा है? तो 5 वर्गों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है पंडित अहोबल ने श्रुतियों को। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदा, माध्या। ठीक है। अहोबल ने कुल कितने स्वर माने हैं? तो 29 स्वर माने, 7 शुद्ध स्वर, 8 कोमल और 14 तीव्र। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अहोबल ने वीणा के तारों पर कितने स्वरों की स्थापना की है? तो 12 स्वरों की। नेक्स्ट है, अहोबल ने कितने प्रकार के वर्ण माने? तो 4 प्रकार के। ठीक है। और कौन कौन? तो अस्थाई, अवरोही, आरोही और संचारी। एक और चीज़ आपको बता दें, पिछले वीडियो में थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था, हम गलती से आपको 4 की बजाय 2 बोल दिए, तो उसी में आप लोग इतना कमेंट कर लेते गलत है गलत है। हो सकता है कभी कभी मुंह से निकल जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं, अस्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और किसने माने? तो अहोबल ने माने। ठीक है। पिछले वीडियो में एक ये गलत हो गया था, याद रखिएगा। हम 2 बताए थे, लेकिन सबको पता है 2 तो होता नहीं है, 4 होता है। ये भी याद रखिएगा। कौन कौन? तो अस्थाई, अवरोही, आरोही और संचारी। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत पारिजात में कुल कितने श्लोक दिए गए? तो 500 श्लोक दिए गए संगीत पारिजात में। ठीक है। और भी जितने भी संगीतज्ञ हैं उनके जीवनी से जुड़े जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है। तो 46 नंबर 46वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजा भोज ने किन ग्रंथों की रचना की है? सरस्वती, कंठावरण, श्रृंगार प्रकाश। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्रृंगार प्रकाश की रचना किसने की है? क्या याद रखेगा? राजा भोज ने की है। या फिर पूछा जाएगा सरस्वती कंठावरण की रचना किसने की है? तो राजा भोज ने की है। ठीक है। अगला है, अभिनव गुप्त का जन्म किस वर्ष का है? लगभग 1950 का माना जाता है अभिनव गुप्त का जन्म। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त ने किन पुस्तकों की रचना की है? तो लोचन, अभिनव भारती। लोचन और अभिनव भारती ये वो पुस्तक है जिनकी रचना किसने किया? तो अभिनव गुप्त ने किया है। अभिनव से तो याद रखिएगा अभिनव भारती, लेकिन लोचन को याद रखिएगा। लोचन को कैसे याद रखिएगा? आंख से याद रखिए ना, आंख का क्या होता है? पर्यायवाची लोचन ही होता है। तो याद रखिएगा लोचन भी एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया? तो अभिनव भारती ने, अभिनव गुप्त ने की है। और 49 नंबर क्वेश्चन है, सोमेश्वर को किन ग्रंथों की रचना के लिए जाना जाता है? तो अभिलाष, चिंतामणि, मनोल्लासा। इस ग्रंथ के रचना के लिए किसको जाना जाता है? तो सोमेश्वर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, और 50 नंबर प्रश्न है कि जयदेव ने किन ग्रंथ की रचना की है? तो गीत गोविंदम, जो कि संस्कृत में रचना किया गया था, किसके द्वारा ये रचना किया गया था? तो जयदेव के द्वारा। अगला प्रश्न है, जयदेव का जन्म कब हुआ था? तो 12वीं सदी में हुआ था जयदेव का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव ने गीता गोविंदम की रचना किस भाषा में की है? तो संस्कृत भाषा में जयदेव ने गीता गोविंदम की रचना की है। अगला प्रश्न है, गीता गोविंदम पर टीका किस नाम से लिखी गई है? तो रसकिया प्रिया महाराणा कुंभा के द्वारा गीता गोविंदम पर टीका लिखी गई है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, सारंग देव ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की है? तो सारंग देव ने कब किया? तो 13वीं सदी में। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं, जिसे हम सप्तध्यायी भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सप्तध्यायी के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो क्या बताइएगा? संगीत रत्नाकर, जैसे जो है उनके सारंग देव हैं। ठीक है ना। सारंग देव जो है ये संगीत रत्नाकर जो संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। और संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय, इसीलिए इसको सप्तध्यायी भी कहते हैं। इसलिए पूछा जाएगा सप्तध्यायी के लेखक कौन है? तो सारंग देव हैं। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी देख लें, सप्तध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। संगीत रत्नाकर में कुल कितनी तालों का उल्लेख किया गया? तो 120 देसी ताल और 5 मार्गी ताल का उल्लेख किया गया संगीत रत्नाकर में। अगला प्रश्न है, सारंग देव ने वीणा के किस रूप का आविष्कार किया था? तो निशंक वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो सारंग देव ने किया था। अगला प्रश्न है, सारंग देव ने रागों की किस वर्गीकरण की रचना की है? तो 10 विधि राग की वर्गीकरण का रचना किसने किया? तो सारंग देव ने किया है। अगला प्रश्न है, सारंग देव ने ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी है? तो 30 ग्राम राम माने हैं सारंग देव ने। सारंग देव ने सारना प्रक्रिया में कितने तारों का वीणा का प्रयोग किया है? तो 22 तारों का। अगला प्रश्न है, सारंग देव ने किस प्रकार के गमक का उल्लेख किया है? तो 15 प्रकार के गमक का उल्लेख किया है सारंग देव ने। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर पर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? तो 2 टीकाएं लिखी गई हैं, सिंह भूपाल और कलीनाथ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्व देव ने किन ग्रंथ की रचना की है? तो संगीत समयसार की रचना किसने की है? तो पार्श्व देव ने की है। अगला प्रश्न है, पार्श्व देव ने कितने अलंकार माने हैं? तो पार्श्व देव ने 63 अलंकार माने, 63 अलंकार। पार्श्व देव ने कितने रागों का वर्णन किया? तो 102 रागों का वर्णन किया पार्श्व देव ने। अगला प्रश्न है हमारा, राग भैरवी का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? तो संगीत समयसार में राग भैरवी का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले क्या किया गया? तो उसका ग्रंथ में वर्णन किया गया। किस में किया गया? तो समयसार में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीत समय सार में कितने रागों का वर्णन किया गया? तो 102 रागों का वर्णन किया गया संगीत समय सार में। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो का ये पूरा नाम है। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु का नाम था।
अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाए तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो ने किन ग्रंथ की रचना की है? इसको तो अच्छे से याद रखिएगा। ग्रंथ का नाम खलिक बड़ी, नजराना ए हिंद, हालात ए कन्हैया। इन अमीर खुसरो के द्वारा ये जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटावा का पटियाला गाँव में जो है वहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाप तिलक सब्जी, ये जो गीत है इसके लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो ही है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किन वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया है? तो तबला, सितार, गजल, छोटा ख्याल, इन सभी का आविष्कार किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने ही किया है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किन रागों की रचना की है? तो यमन, साना, अडाना, कोल, सरपदा, साजगिरी, नवजिक, कलबाना, ये सब जो राग है इनकी रचना किसने की है? तो अमीर खुसरो ने किया है। अगला प्रश्न है, माधव विद्यायारण ने किन ग्रंथों की रचना की है? तो संगीत सार की रचना की है। अगला प्रश्न है, सुल्तान हुसैनी सर्की ने किस गायन विधा का आविष्कार किया था? तो बड़ा ख्याल और जौनपुरी राग का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो सुल्तान हुसैनी सर्की ने किया था। देखिए यहाँ पर आपको दोबारा अच्छे से समझा इसलिए नहीं रहे कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको ये करवाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बस थोड़ा सा समझ लीजिए, PDF लेकर के आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ समझना है। सुल्तान हुसैनी सर्की ने किन रागों का रचना किया है? तो जौनपुरी, तोरी और असावरी रागों का रचना किया है सुल्तान हुसैनी सर्की ने। सुल्तान हुसैनी सर्की कहाँ के सुल्तान थे? तो जौनपुर के सुल्तान थे सुल्तान हुसैनी सर्की। महाराणा कुंभा ने किन ग्रंथों की रचना की है? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा की रचना की है महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने किन ग्रंथ पर टीका लिखा है? तो गीता गोविंदम, रसिक प्रिया जी से जानते हैं उस रसिक प्रिया के नाम से भी, तो महाराणा कुंभा ने इन्हीं ग्रंथ पर टीका लिखा है। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो कैली माल की रचना की है स्वामी हरिदास ने। स्वामी हरिदास के मुख्य शिष्य कौन थे? तो बैजू बावड़ा, तानसेन, राजा सौरसेन, दिवाकर पंडित, गोपाल, ये सब कौन थे? तो स्वामी हरिदास के मुख्य शिष्य थे। अगला प्रश्न है हमारा, बैजू बावड़ा ने किन रागों की रचना की है? तो गुर्जरी, तोड़ी, मंगल तोड़ी, इस सब की रचना किसने की है? तो बैजू बावड़ा ने की है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? प्रसिद्ध कौन सा प्रसिद्ध वो ग्रंथ है जिसकी रचना सूरदास ने की है? तो सूरसागर, सुरसावली की रचना किसने की है? तो सूरदास ने की है। तानसेन का जन्म 1506 में हुआ था। तो और याद रखना है, तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे, यानी कि तन्ना मिश्र भी हम जिसे शॉर्ट में याद रख लेते हैं। तो तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु पांडे तन्ना मिश्र। तो तानसेन की पत्नी का नाम हुसैनी, ठीक है, इस सबको अच्छे से याद रखना है। तानसेन के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे, सूरसेन, शरतसेन, तरंगसेन, बिलास खां, ठीक है। तानसेन के 4 पुत्र थे। तानसेन की पुत्री का नाम था सरस्वती। अकबर के दरबारी गायक होने के से पहले किस राजा के दरबारी थे तानसेन? तो रीवा नरेश रामचंद्र के दरबारी गायक थे। अकबर के दरबारी गायक होने से पहले तानसेन। तानसेन ने किन ग्रंथों की रचना की है? तो संगीत सार, रागमल्ला की रचना किसने किया? मियाँ तोरी की रचना किसने की है? तो तानसेन ने ही किया। अगला प्रश्न है, तानसेन ने किन रागों की रचना की है? मियाँ तोरी, मियाँ सारंग, दरबारी कांडा, मियाँ मल्हार, इन सभी रागों की रचना किसने की है? जितने भी राग है सबको अच्छे से याद रखिएगा, सबका वादी संवादी सब अच्छे से याद रखिएगा। तो इस सब जो राग देख रहे हैं इस सब राग की रचना किसने किया? तो तानसेन ने किया। मियाँ तोरी, मियाँ सारंग, उसके बाद दरबारी कांडा, उसका बाद मियाँ मल्हार, ठीक है, इस सब की रचना किसने किया? तानसेन ने किया। तानसेन की मृत्यु 1579 में हुआ था। 1579 में तानसेन की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। इनकी मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुंडरीक विट्ठल ने किन ग्रंथों की रचना की है? तो संद्रांग, चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, इन ग्रंथों की रचना किसने की है? तो पुंडरीक विट्ठल ने की है। सोमनाथ ने किस वाद्य के वादक थे? सोमनाथ जो थे वो किस वाद्य के वादक थे? आपको बताए थे ऊपर PDF के बारे में, उसमें बताए थे वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित प्रश्न वाला PDF। तो उसमें इसी तरह का प्रश्न होगा, जैसे कि सोमनाथ किस वाद्य के वादक थे? तो वीणा वादक थे सोमनाथ। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सोमनाथ जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वीणा से संबंधित थे। सोमनाथ ने किस ग्रंथ की रचना किया है? तो राग विबोध ग्रंथ की रचना किसने किया? तो सोमनाथ ने किया। ठाठ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो राग विबोध ग्रंथ में ठाठ शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। और 100 नंबर प्रश्न है हमारा, पंडित दामोदर ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो संगीत दर्पण की रचना की है पंडित दामोदर ने। यहाँ तक कंप्लीट क्या होता है हमारा? तो 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको बताए थे शुरू में ही 300 प्लस प्रश्न करवाएंगे, तो 300 प्लस प्रश्न करवाएंगे, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। तो 101 नंबर प्रश्न है हमारा, संगीत दर्पण में कितने अध्याय हैं? तो संगीत दर्पण में टोटल 6 अध्याय हैं।
अगला प्रश्न है लोचन ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो लोचन ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो राग तरंगिणी की रचना किसने किया है? तो लोचन ने किया है राग तरंगिणी की रचना। लोचन ने किन रागों की रचना की है? तो भटियार, मलाली, जोगिया, इनकी रचना किसने किया है? तो लोचन ने किया है। अहोबल ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो संगीत पारिजात के लेखक कौन है? पंडित अहोबल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संगीत पारिजात का अनुवाद किस व्यक्ति ने किया था? तो दीनानाथ फारसी में दीनानाथ ने फारसी में अनुवाद किया था, कलिंद ने हिंदी में अनुवाद किया था संगीत पारिजात का। अच्छे से याद रखिएगा, संगीत पारिजात का जो अनुवाद है वो किसने किया था? तो दीनानाथ ने फारसी में किया था और कलिंद ने हिंदी में किया था। ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा तंबूरे का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो अहोबल ने किया था, जो कि याद ही होगा, उसके वजह तो ऊपर करवा दिए थे। अगला प्रश्न है भाव भट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो अनूप संगीत कुश, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास की रचना किसने की है? इन सभी ग्रंथों को याद रखिएगा, भाव भट्ट ने इनकी रचना की है। अगला प्रश्न करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पंडित वेंकटमखी के पिता का क्या नाम था? तो गोविंद दीक्षित पंडित वेंकटमखी के पिता का नाम था। पंडित वेंकटमखी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ की रचना की थी पंडित वेंकटमखी ने। अगला प्रश्न है पंडित वेंकटमखी के पिता गोविंद दीक्षित ने किस ग्रंथ की रचना की है? संगीत सुधा की रचना की है। पंडित वेंकटमखी के जो पिता थे गोविंद दीक्षित। अब पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि पंडित वेंकटमखी के पिता का क्या नाम था? तो गोविंद दीक्षित नाम था। अगला प्रश्न है पंडित वेंकटमखी ने कितने रागों की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन किया है? तो 484 रागों की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया है पंडित वेंकटमखी ने, 72 मेल सिद्धांत के अनुरूप का भी। अगला प्रश्न है राम प्रसाद सेन ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो विद्या सुंदर की रचना की है राम प्रसाद सेन ने। अगला प्रश्न है सुरबहार के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उमराव खां, यानी कि जो कि उनका नाम याद रख सकते इस तरह से, गुलाम मोहम्मद को जाना जाता है सुरबहार के आविष्कारक के रूप में। अगला प्रश्न है रामनिधि गुप्त को किस विधा की रचना के लिए जाना जाता है? तो बंगाल टप्पा शैली के प्रवर्तक के लिए रामनिधि गुप्त को जाना जाता है। अगला प्रश्न है श्याम शास्त्री ने किस संगीतज्ञ से शिक्षा ग्रहण की थी? तो स्वामी से ग्रहण की थी श्याम शास्त्री ने संगीतज्ञ की शिक्षा। अगला प्रश्न है मुत्तुस्वामी का उपनाम क्या था? तो गुरुगिरी नाम था मुत्तुस्वामी का उपनाम। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ से इमादत खान की से रिलेटेड उनका जो जीवनी था उससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उन सभी प्रश्नों को इमदाद खान से रिलेटेड। 117 नंबर प्रश्न है हमारा इमदाद खां का जन्म, तो याद रखिएगा सन 1948, याद रखिएगा देश आज़ाद हुआ था 47 में और उनका जन्म हुआ था उसके 1 साल बाद। इमदाद खान के पिता का नाम तो शहबाद खान। उसके बाद इमदाद खां के कितने भाई थे? तो एक भाई थे, भाई का नाम क्या था? तो करीमदाद खान। ठीक है। अगला प्रश्न है इमदाद खान ने किस उम्र में वीणा व रबाब बजाना शुरू किया था? 21 वर्ष की उम्र में ही इमदाद खान ने वीणा व रबाब बजाना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा इमदाद खान ने कहाँ जाकर सितार व सुरबहार बजाना सीखा? तो बनारस जाकर इमदाद खान ने क्या किया? सितार व सुरबहार बजाना सीखा था। ठीक है। और उसमें ठुमरी सितार ये सब सीख लिया था। इमदाद खान को राजश्रेय किसने दिया था? यानी कि अपने जो राजा होते हैं वो अपने यहाँ श्रेय देते हैं, यानी कि जैसे अकबर ने श्रेय किसको दिया था? तो तानसेन को दिया था। उसी तरह से इमदाद खां को राजश्रेय किसने दिया था? तो सर ज्योतिन्द्र मोटेन टैगोर, जो कि कलकत्ता के राजा थे। याद रखिएगा कलकत्ता के राजा उस समय कौन थे? इमदाद खां के समय तो सर ज्योतिन्द्र मोटेन टैगोर, इन्होंने राजश्रेय दिया था इमदाद खान को। अगला प्रश्न है इमदाद खां के कितने पुत्र थे? तो भाई देख लिए थे ऊपर, यहाँ पर पुत्र है तो 2 पुत्र थे, इनायत खां और वाहिद खां। उस्ताद विलायत खां का विधा किस विधा से संबंध था? तो सितार वादन के लिए जाने जाते थे उस्ताद विलायत खां। अगला प्रश्न है महाराज टैगोर की मृत्यु के बाद इमदाद खां किस रियासत में नियुक्त हुए थे? इंदौर रियासत में नियुक्त हुए थे महाराज टैगोर की मृत्यु के बाद इमदाद खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 72 वर्ष की उम्र में 1920 में मृत्यु हुई थी इमदाद खां की। अगला प्रश्न है सितार के विकास और प्रचार में किसको याद किया जाता है? तो इनायत खां को याद किया जाता है सितार के विकास और प्रचार में। अगला प्रश्न है इनायत खां के पिता का क्या नाम था? इनायत खां के पिता का नाम था इमदाद खां। अगला प्रश्न है इनायत खां के शिष्य कौन थे? तो इनके पुत्र विलायत खां, रेणुका शाह, उसके बाद पंडित ध्रुव तारा जोशी, ये कौन थे? ये सब कौन थे? तो इनायत खां के शिष्य थे। अगला प्रश्न है इनायत खां का जन्म तो 16 जून 1895 को इटवा में जन्म हुआ था इनायत खां का। देखिए थोड़ा क्लास बोरिंग हो लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये जो अगर जितना प्रश्न करवाएं इस सब प्रश्न को अगर आप लोग कर लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं, तो आपसे एग्जाम में यकीन मानिए 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है इनायत खां को किस राजा के द्वारा राजश्रय मिला था? तो गौरीपुर के जो राजा रियासत के राजा थे उनके द्वारा इनायत खां को राजश्रय मिला था। इनायत खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1938 को इनायत खां की मृत्यु हुई थी। अब यहाँ से देख लेते हैं बड़े गुलाम अली खां से रिलेटेड प्रश्न को। तो बड़े गुलाम अली खां प्रसिद्ध थे किस कौन सी ठुमरी के लिए? तो आए न बालम का कड़ू सजनी याद पिया की आए, ये जो ठुमरियाँ इसके लिए प्रसिद्ध कौन थे? तो बड़े गुलाम अली खां। अगला प्रश्न है बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। बड़े गुलाम अली खां के पिता का नाम? तो उस्ताद काले खां बड़े गुलाम अली खां के पिता का नाम था। बड़े गुलाम अली खां के कितने भाई थे? बरकत अली, मुबारक अली, अमीन अली, ये जो है बड़े गुलाम अली खां के भाई का नाम है। बड़े गुलाम अली खां का पहला कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता संगीत सम्मेलन में हुआ था बड़े गुलाम अली खां का पहला कार्यक्रम। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये कलकत्ता संगीत सम्मेलन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्या बताइएगा? इस सब का आंसर आपको वो जो पिछला वीडियो बताए थे जिसमें जितना भी संगीत से रिलेटेड एकेडमी है उन सब के बारे में आपको बता चुके, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये सब आपको करवा चुके हैं। अगला प्रश्न है बड़े गुलाम अली खां किस विधा के ठुमरी के लिए सिद्ध हस्त थे? तो पंजाब अंग के लिए। नेक्स्ट है बड़े गुलाम अली खां का पहनावा कैसा था? तो रामपुरी काली टोपी पहनते थे, छोटी मोहरी का पैजामा और कुर्ता पहनते थे, ठीक है। उसके बाद बड़े गुलाम अली खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 23 अप्रैल 1968 को 23 अप्रैल 1968 को बड़े गुलाम अली खां की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है बड़े गुलाम अली खां के पुत्र का क्या नाम था? तो बड़े गुलाम अली खां के पुत्र का नाम था मुनव्वर अली बड़े गुलाम अली खां के पुत्र का नाम था। अब यहाँ से देखते हैं फैयाज खां से संबंधित प्रश्न को। तो फैयाज खां किस घराने से संबंधित है? तो आगरा घराने से संबंधित है फैयाज खां, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 4 नाम दिया रहा है, 4 में से पूछा जाएगा कि आगरा घराने से संबंधित इस चारों में से कौन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन आगरा घराने से संबंधित है? तो याद रखिएगा फैयाज खां। अगला प्रश्न है फैयाज खां का पहनावा क्या था? तो काली शेरवानी और सफ़ेद सापा फैयाज खां का पहनावा था। फैयाज खां का जन्म कब हुआ था? तो 1886 में आगरा में फैयाज खां का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है फैयाज खां के पिता का क्या नाम था? तो सफदर हुसैन फैयाज खां के पिता का नाम था। फैयाज खां को कौन सी उपाधि मैसूर नरेश के द्वारा प्राप्त हुई थी? जो मैसूर नरेश थे, मैसूर के राजा थे, उनके द्वारा फैयाज खां को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो आफ्ताबे मौशकी की उपाधि प्रदान की गई थी फैयाज खां को मैसूर के राजा मैसूर के नरेश के द्वारा 1911 में। कब प्रदान की? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से कि फैयाज खां को मैसूर के नरेश के द्वारा या फिर मैसूर के राजा के द्वारा आफ्ताबे मौशकी की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1911 में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा फैयाज खां को स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1906 में फैयाज खां को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। फैयाज खां किसके दरबारी गायक थे? तो बड़ोदरा के राजा सयाजीराव के दरबारी गायक कौन थे? तो फैयाज खां थे। अगला प्रश्न है फैयाज खां के माता पिता किस घराने से संबंधित है? तो फैयाज खां की जो माता है वो आगरा घराने से संबंधित है और पिता जो है वो रंगीले घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है फैयाज खां का कंठ कैसा था? तो नीचा कंठ था, भरी हुई बुलंद आवाज़ और जवड़ीदार आवाज़ थी, तो इस तरह का इनका कंठ था फैयाज खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैयाज खां किसका इत्र प्रयोग करते थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फैयाज खां जो थे किसका इत्र प्रयोग करते थे? तो मेहंदी का इत्र प्रयोग करते थे फैयाज खां, ये भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फैयाज खां की प्रसिद्ध ठुमरी कौन सी है? तो बांजूबंद खुल जाए, ये जो है ये फैयाज खां की प्रसिद्ध ठुमरी है। जितना ठुमरी सबका प्रसिद्ध है, जितने भी संगीतज्ञ है उस सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस खाल में नोम तोम के अलाप के लिए जाना जाता है? तो फैयाज खां को नोम तोम के अलाप के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है फैयाज खां किस प्रकार के तानों का अधिकतर प्रयोग करते थे? तो जबड़े की तान का अधिकतर प्रयोग करते थे फैयाज खां। अब आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार की तानों का अधिकतर प्रयोग किया जाता था फैयाज खां के द्वारा? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 तान का नाम दिया रहेगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा जबड़े के तान को। अगला प्रश्न है फैयाज खां का अपनी रचनाओं में क्या नाम था? तो प्रेम प्रिया जो है ये फैयाज खां का अपनी रचनाओं में नाम था। अगला प्रश्न है फैयाज खां ने जयजवंती में किस बंदिश की रचना की है? जयजवंती राग है, तो जयजवंती में जो है फैयाज खां ने किस बंदिश की रचना की है? तो मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, फैयाज खां ने जयजवंती में इसी बंदिश की रचना की है। किसकी? तो मोरे मंदिर अब लो नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैयाज खां ने राग जोग में किस बंदिश की रचना की है? तो आज मोरे घर आए, इस बंदिश की रचना की है आज मोरे घर आए की फैयाज खां ने अपने रागों में। अगला प्रश्न है फैयाज खां ने राग ललित में किस बंदिश की रचना की है? तो तरप्त हूँ जैसे जल बिन मीन, तरप्त हूँ जैसे जल बिन मीन, इस बंदिश की रचना की है फैयाज खां ने अपने राग ललित में, याद रखिएगा राग ललित में। फैयाज खां ने नट बिहाग में किस बंदिश की रचना की है? तो झन झन पायल बाजे बंदिश की रचना की है फैयाज खां ने नट बिहाग में।
अगला प्रश्न है पंडित फैयाज खां के शिष्य कौन थे? तो पंडित रातन जड़कर, दिलीप चंद्र बोधी, विलायत हुसैनी, ये सब जो है ये पंडित फैयाज खां के शिष्य थे। चारों का नाम अच्छे से याद रखिएगा। और एक और यहाँ पर बच गया इधर, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन, अता हुसैन, अजामत हुसैन, ये सब कौन थे? देख लीजिए ये सब क्या थे, जैसे कि फिर से देख लीजिए, पंडित फैयाज खां के शिष्य थे। और कौन कौन थे? तो पंडित रातनजकर, दिलीप चंद्र बेदी, विलायत हुसैन, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन, अता हुसैन, अजमत हुसैन, ये सब कौन थे? तो ये सब थे पंडित फैयाज खां के शिष्य। सबको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फैयाज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1950 को बड़ोदरा में फैयाज खां की मृत्यु हुई थी। अब यहाँ से शुरू होता है हस्सू और हद्दू खां से संबंधित प्रश्न। तो हस्सू और हद्दू खां किस घराने से संबंधित थे? तो ग्वालियर घराने से संबंधित है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्वालियर घराने से संबंधित कौन थे? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो याद रखिएगा हस्सू और हद्दू खां। हस्सू और हद्दू खां के पिता का नाम कादिर बख्श था, याद रखिएगा हस्सू हद्दू खां के पिता का नाम कादिर बख्श। हस्सू हद्दू खां के दादा का नाम तो नत्थन पीर बख्श, ये सब पूछा जाएगा, दादा परदादा ये सब याद रख, परदादा नहीं लेकिन फिर भी दादा तक पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है हस्सू हद्दू खां को किसका राजश्रय प्राप्त था, यानी कि किस राजा के यहाँ रहते थे हस्सू हद्दू खां? तो ग्वालियर के राजा दौलत राम शिंदे के यहाँ रहते थे। कौन? तो हस्सू हद्दू खां। अगला प्रश्न है कड़क बिजली की तान किस राग में ली जाती है? तो राग मियाँ मल्हार में कड़क बिजली की तान ली जाती है। हस्सू खां की मृत्यु कब हुई थी? 1859 में हस्सू खां की मृत्यु हुई थी। हद्दू खां के कितने पुत्र थे? तो मोहम्मद खां और रहमत खां जो है ये हद्दू खां के पुत्र थे। अगला प्रश्न है हद्दू खां की पुत्रियों का विवाह किससे हुआ था? तो पहली पुत्र का विवाह हुआ था। हद्दू खां की जो पहली पुत्र थी, 2 पुत्री थी, ठीक है, तो दोनों पुत्री में से का विवाह हुआ था। तो पहली पुत्री का विवाह हुआ था इनायत खां से और दूसरी पुत्री का विवाह हुआ था बंदे अली खां से, ठीक है। अगला प्रश्न है हद्दू खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1875 में। देखिए जितना भी डेट वाला प्रश्न है इसको तो अच्छे से रट ही जाइएगा। तो हद्दू खां की मृत्यु 1875 में हुआ था। जट जटिन लोक नृत्य का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के मिथिला से। और आप लोग बिहार का एग्जाम देंगे तो ये तो प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कि जट जटिन लोक नृत्य जो है इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो मिथिला से। बिहार का जितना भी लोक नृत्य है, जितना भी संगीत है, जितने भी कलाकार हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। उस सबको आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ज्योतिश्वर ठाकुर का संबंध किस क्षेत्र से था? तो मिथिला क्षेत्र से था ज्योतिश्वर ठाकुर का संबंध। अगला प्रश्न है बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो झिझिया, झिझिया जो है बिहार का लोक नृत्य है। जलुआ किस लोक नृत्य का अन्य नाम है? तो डोम गच का अन्य नाम है, यानी कि किसी का 1-2 नाम होता है, वैसे ही झलुआ जो है ये किस लोक नृत्य का और दूसरा नाम है तो डोम कच्छ का। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य यानी कि नाटक श्रावण के महीने में गाया और बजाया जाता है? तो श्रावण के महीने में कजरी जो नाटक है, नृत्य है, इसको गाया बजाया जाता है। अगला प्रश्न है सामा चकेवा नाटक में सामा और चकेवा कौन होते हैं? तो भाई बहन होते हैं सामा चकेवा नाटक में, और ये बिहार के जो भी लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। अगला प्रश्न है सामा चकेवा किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक के महीने में सामा चकेवा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोम कच्छ में कौन सा पात्र है? तो जलुआ, डोमिन और अनारकली जो है ये डोम कच्छ के पात्र हैं। अगला प्रश्न है सामा चकेवा में कौन से पात्र नहीं है? तो गवेला जो होता है ये सामा चकेवा का पात्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है किस नाटक में पाड़वी गेंद्र को पचरा पात्र है? किस नाटक में पाड़वी गेंद्र और पचरा पात्र है? कौन सा वो नाटक है जिसमें कि पाड़वी गेंद्र और पचरा पात्र का जिक्र किया गया? तो विदेशिया नाटक में। अगला प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशिया नाटक के रचयिता कौन है? तो भिखारी ठाकुर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिखारी ठाकुर का जन्म, मृत्यु, कब इनको पद्म भूषण, पद्मश्री ये सब कब मिला था, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा जरूर। अगला है गोंड जनजाति बिहार के किस स्थान में निवास करती है? तो बिहार का छपरा, चंपारण और रोहतास जिला है, यहाँ पर गोंड जनजाति, गोंड क्या है? तो जनजाति होती है, तो ये जनजाति बिहार के इन जिलों में निवास करती है। अगला प्रश्न है जैसे आपसे पूछा जाएगा गोंड जनजाति बिहार के किस स्थान में निवास करती है? ये 2 अगर नहीं भी रहे, सिर्फ रहे छपरा, दरभंगा, मधुबनी, तो क्या याद रखिएगा? छपरा में। अब चाहे छपरा नहीं रहे, सिर्फ चंपारण है, तो तीनों का नाम अच्छे से याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है भक्ति धार्मिक नाटक कौन सा है? तो किरातिया जो है, किरातिया ये भक्ति धार्मिक नाटक है। कौन संस्कार कर गीत में आएगा? तो शोहर जो है संस्कार गीत में आएगा, ठीक है। और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों में गाया जाता है शोहर को, ठीक है। और अगला प्रश्न है डोम कच्छ किस लोकगीत के अंतर्गत आता है? तो संस्कार के अंतर्गत आता है डोम कच्छ। अगला प्रश्न है समदोयनी गीत कब गाते हैं? तो बेटी के विदाई के समय समदोयनी गीत को गाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन एक ऋतु गीत के अंतर्गत आएगा? तो कजरी जो है एक ऋतु गीत के अंतर्गत आएगा। कजरी कब गाई जाती है? तो श्रावण मास में कजरी गीत को गाया जाता है। और अगला प्रश्न है बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन है? तो कजरी जो है ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मासा किस गीत में आता है? तो ऋतु गीत में 12 मासा आता है।
अगला प्रश्न है बिहार का पर्व कौन सा है? ये तो सबको पता होगा कि बिहार का पर्व फेमस कौन सा है, बच्चे बच्चे को पता होगा, ठीक है, छठ है, छठ गीत है। अगला प्रश्न है कार्तिक मास में भाई बहन के लिए कौन सा गीत प्रचलित है? तो सामा चकेवा जो गीत होता है ये प्रसिद्ध है कार्तिक मास में भाई बहन के लिए। अगला प्रश्न है अहीर जाति का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो बिरहा। अहीर जाति जो है उनका सबसे प्रसिद्ध गीत है बिरहा। अगला प्रश्न है बिरहा और लौकी किस जाति से संबंधित है? तो अहीर यानी जिसे हम यादव कहते हैं उस जाति से संबंधित है बिरहा और लौकी। अगला प्रश्न है बिहार में पेशा गीत कौन सा है? तो जतसार जो है ये बिहार में पेशा गीत है। अगला प्रश्न है रूपनी किस गीत के अंतर्गत आता है? तो पेशा गीत के अंतर्गत आता है रूपनी, ठीक है, पेशा गीत जो है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो रूपनी आता है। बाल क्रीड़ा गीत है कौन सा? तो लूड़ी जो है, याद रखिएगा लूड़ी गीत जो है ये बाल क्रीड़ा यानी कि बच्चे खेलते हैं उस समय कौन सा गीत गाते हैं? तो लूड़ी। अगला प्रश्न है बिहार में एक भजन गीत कौन सा है? तो महेश वाणी जो है ये बिहार का एक भजन गीत है। लॉर्ड कियान, नायका बाजार, उसके बाद छतरी चौहान किस गीत के अंतर्गत आते हैं? तो गाथा गीत के अंतर्गत। गाथा गीत का नाम क्या है? तो हिरनी बिरनी, याद रखिएगा हिरनी बिरनी जो है ये गाथा गीत का नाम है। महाकवि मैथिल कोकिल किसको कहते थे? तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति किस क्षेत्र से, अगर पूछा जाएगा बिहार के किस क्षेत्र से विद्यापति का संबंध है? तो बिहार के मिथिला क्षेत्र से विद्यापति का संबंध था, इसको भी याद रखेगा। भिखारी ठाकुर का जन्म याद रखेगा 1887 को। और अगला प्रश्न है विदेशिया नाटक किसकी प्रमुख कृति है? तो भिखारी ठाकुर की विदेशिया नाटक जो है प्रमुख कृति है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है महेंद्र मिश्र का जन्म? तो 16 मार्च 1865 को महेंद्र मिश्र का जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग 204 प्रश्न को कर चुके हैं। अगला प्रश्न है शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। बिहार का कोकिल किसे कहा जाता है? और इसको तो रट जाइएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि बिहार का कोकिल तो विद्यावासिनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है विंध्यावासिनी का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1920 को विंध्यावासिनी का जन्म हुआ था। सियाराम तिवारी किस घराना से संबंधित है? दरभंगा घराना से संबंधित है। दरभंगा घराना के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। तो सियाराम तिवारी जो थे ये दरभंगा घराना से संबंधित थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम चतुर मलिक किस घराने से संबंधित है? तो दरभंगा घराना से संबंधित है राम चतुर मलिक। पंडित राम चतुर मलिक का जन्म कब हुआ था? तो 5 अक्टूबर 1902 को पंडित राम चतुर मलिक का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है पंडित राम चतुर मलिक किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ध्रुपद गायन के लिए पंडित राम चतुर मलिक जो थे वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है गोपाल मिश्र को किस घराने का प्रवर्तक माना जाता है? तो बढ़िया घराने का प्रवर्तक माना जाता है गोपाल मिश्र को, ठीक है। उसके बाद जलुआ, रत जगह, डोमकच, नकटा गीत में क्या होता है? तो यह विवाह में स्त्रियों के द्वारा रात में खेले जाने वाला नाक गीत है। देखिए शादी जो होता है उसमें स्त्री यानी कि जो औरतें होती हैं उनके द्वारा खेले जाने वाला नाक गीत है ये सब, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है श्याम मलिक और कुंज बिहारी मलिक किस घराने से संबंधित है? तो बेतिया घराने से संबंधित है श्याम मलिक और कुंज बिहारी। धन रंगजी किस घराने के थे? तो डुमराव घराने के थे। कौन? तो धना रगजी, ठीक है, धना रगजी तो थे डुमराव घराने से संबंधित थे। बिहार का 3 घराना है जो कि आपको पढ़ना है, डुमराव, बेतिया और दरभंगा। अगला प्रश्न है पंडित छितपाल मलिक किस घराने से आते हैं? तो पंडित छितपाल मलिक जो है दरभंगा घराने से आते हैं। गोपाल मिश्र किस घराने से संबंधित है? तो बढ़िया घराने, यहाँ पर घराना होगा तो बढ़िया घराने से संबंधित है गोपाल मिश्र। अगला प्रश्न है बलराम पाठक क्या बजाते थे? तो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे बलराम पाठक। बिहार का पहला नाम क्या था? सबको पता होगा बिहार का पहला नाम मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म? तो 1862 में अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अलाउद्दीन खां किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो सरोद वादन के लिए यानी कि सरोद बजाने के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य से था? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बांसुरी वादन से संबंध था पन्नालाल घोष का। अगला प्रश्न है उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो शिवपुर गाँव में हुआ था उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म। अगला प्रश्न है पंडित राम चतुर मलिक का जन्म कब हुआ था? तो 1902 में पंडित राम चतुर मलिक का जन्म हुआ था। पंडित राम चतुर मलिक किस घराने के संस्थापक थे? तो दरभंगा और बिहार घराना के संस्थापक कौन थे? तो पंडित राम चतुर मलिक। पंडित राम चतुर मलिक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1990 में पंडित राम चतुर मलिक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है पंडित राम चतुर मलिक को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो 1970 में पंडित राम चतुर मलिक को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है पंडित राम चतुर मलिक किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं पंडित राम चतुर मलिक। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। यहाँ पर मुनि छूट गया तो भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय है नाट्य शास्त्र में। रस और भाव के बारे में किस अध्याय में चर्चा हुआ है? तो 6ठे और 7वें अध्याय में रस और भाव के बारे में चर्चा हुआ है।
भरत ने षंडज और मध्यम ग्राम से कितनी जातियां बनाई थी? तो 18। अगला प्रश्न है, भरत ने अवनद वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में किया है? तो 33वें अध्याय में भरत ने अवनद वाद्यों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर की रचना किसने किया है? तो सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना किया है। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखी गई थी? तो 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो अच्छे से याद रखिएगा, 7 अध्याय, इसीलिए इसको सप्तधाई कहा जाता है। सप्तधाई किसको कहा जाता है? तो संगीत रत्नाकर को कहा जाता है। सप्तधाई क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं। संगीत रत्नाकर के 7वें अध्याय किससे संबंधित है? तो नृत्य यानी कि डांस से संबंधित है संगीत रत्नाकर का 7वां अध्याय। अगला प्रश्न है, वृद्देशी की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में वृद्देशी की रचना की गई थी। वृद्देशी के लेखक कौन थे? तो मतंग जो है वृद्देशी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, रागों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो वृद्देशी ग्रंथ जो है उसमें ही रागों का सबसे पहले क्या हुआ? उल्लेख हुआ है। एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? तो वृद्देशी जो है एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कवि लोचन जो है ये राग तरंगिणी के लेखक हैं। राग तरंगिणी किस शताब्दी में लिखी गई थी? तो 14वीं शताब्दी में राग तरंगिणी को लिखा गया था। लोचन कवि कहाँ के निवासी थे? तो मिथिला के निवासी थे लोचन कवि। और अगला प्रश्न है, 12 जनक मेल ठाठ का प्रचार किसने किया था? तो लोचन ने ही किया था 12 जनक मेल ठाठ का प्रचार। राग दरबारी कांढ़ा के रचनाकार किसको माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है राग दरबारी कांढ़ा के रचनाकार। ठीक है, रचनाकार किसको माना जाता है? राग दरबारी कांढ़ा के रचनाकार तो तानसेन को। दरबारी किस अंग का राग है? तो कांढ़ा का अंग है। दरबारी जो है किसका अंग है? तो कांढ़ा का, राग कांढ़ा का। दरबारी कांढ़ा का गायन का समय क्या है? तो मध्यरात्रि, यानी कि दरबारी कांढ़ा जो है इसको गाया कब जाता है? तो मध्यरात्रि में गाया जाता है। ठीक है, राग दरबारी का वादी स्वर क्या होता है? तो री होता है राग दरबारी का वादी स्वर। राग मलकौश का ठाठ क्या है? तो भैरवी जो है ये राग मलकौश का ठाठ है। राग मलकौश का वादी स्वर क्या होता है? देखिए सब सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आपको करवा देते, इसमें समझने का कुछ खास है नहीं। राग मलकौश का वादी स्वर तो म होता है। अगला प्रश्न है, राग मलकौश दक्षिण भारतीय किस राग के समान है? तो हिंडलोम, ये इंपॉर्टेंट है, हिंडलोम के समान है। राग मलकौश जो है दक्षिण भारतीय किस राग के समान है? तो हिंडलोम के समान है। राग मलकौश का गायन समय तो रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि के तीसरे पहर में राग मलकौश को गाया बजाया जाता है। राग मलकौश का सांप्रदायिक राग क्या है? तो चंद्रकोश। राग मलकौश किस जाति का राग है? तो औंडव जाति का राग है। राग जौनपुरी का ठाठ क्या होता है? तो असावाड़ी होता है राग जौनपुरी का ठाठ। राग जौनपुरी का वादी स्वर क्या होता है? तो ग होता है। अगला प्रश्न है, राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? तो दिन का दूसरा पहर राग जौनपुरी का गायन समय है। राग बहार का ठाठ क्या है? तो काफ़ी होता है। राग बहार का गायन समय तो मध्यरात्रि का होता है। देखिए इसमें जल्दी तो करवा दिए, लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आप क्या हो जाएंगे? भूल हो जाएंगे। इसलिए वो PDF ले लीजिएगा। PDF को लेकर के आप लोग जितना हो सके एग्जाम जब तक नहीं हो रहा है आपका, मतलब 28 को एग्जाम है तब तक 2-3 दिन बचाओ। इस 2-3 दिन में जितना बार हो सके इसको रिवीजन कर लीजिए, रट लीजिए। जो कुछ भी करना है, जैसे भी करना है, आपको जैसे भी समझ में आता है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन इसको तो कंप्लीट करके ही जाना है आपको एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राग बहार को किस ऋतु में गाया जाता है? तो बसंत ऋतु में राग बहार को गाया जाता है। शुद्ध कल्याण किन दो रागों का मिश्रण है? तो कल्याण और भोपाली रागों का मिश्रण है शुद्ध कल्याण। सारंग का ठाठ क्या होता है? तो कल्याण होता है सारंग का ठाठ। अगला क्वेश्चन है, गौन सारंग में प्रयोग होता है? तो दोनों मध्यम में प्रयोग होता है। गुंद गुंद लावोड़े मलनिया किस राग की बंदिश है? तो देसी राग की बंदिश है। राग देसी का गायन समय क्या है? यानी कि राग देसी को कब गाया जाता है? तो दिन के दूसरे पहर में राग देसी का गायन समय है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राग देसी का ठाठ क्या है? तो राग देसी का ठाठ असावड़ी है। हमीर राग किस राग की गायकी है? तो वीर व चंचल की गायकी है हमीर। अगला प्रश्न है हमारा, हमीर राग किस ठाठ का राग है? तो हमीर राग जो है कल्याण का राग है। हमीर राग किस ठाठ का राग है? तो कल्याण का राग है। अगला प्रश्न है, पुड़िया धनाश्री का ठाठ क्या है? तो पूर्वी है पुड़िया धनाश्री का ठाठ। पुड़िया धनाश्री का वादी स्वर क्या होता है? तो प होता है। मियाँ मल्हार किस ठाठ का राग है? तो काफ़ी ठाठ का राग है मियाँ मल्हार। मियाँ मल्हार की संगीत क्या है? तो रे और प जो है ये मियाँ मल्हार की संगीत है। अगला प्रश्न है, मल्हार राग कब गाया जाता है? तो वर्षा के ऋतु में मल्हार राग को गाया जाता है। रूपक ताल की खाली किस मात्रा पर पड़ती है? तो पहली पर पड़ती है रूपक ताल की खाली। ठीक है, रूपक ताल में खाली जो है किस मात्रा पर पड़ती है? तो याद रखिएगा पहली पे। अब आपके ऑप्शन में 1, 2, 3 ऐसे भी रह सकता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे भी रह सकता है। अगला प्रश्न है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 6 विभाग होते हैं। पंचम स्वाड़ी ताल कितने मात्रा पर होती है? तो 15वीं मात्रा पर। गज झप्पा कितने मात्रा की ताल है? तो 15 मात्रा की ताल है गज झप्पा। और ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल नहीं बजाया जाता है? तो 4 ताल को ख्याल गायकी के साथ नहीं बजाया जाता है। अगला प्रश्न है,
तीन चार का विभाग किस ताल में होता है? तो झुमरा ताल में तीन चार का विभाग होता है। एक ताल में खाली कौन सी मात्रा पर होती है? तो तीसरी और सातवीं मात्रा पर होती है एक ताल में खाली। आड की लयकड़ी को कैसे दिखाते हैं? आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, लयकड़ी के बारे में पढ़ना है और लयकड़ी से भी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आड की जो लयकड़ी है इसको कैसे दिखाते हैं? तो इस तरह से दिखाते हैं 3/2 करके। निम्न में से नहीं, इसमें तो निम्न ऑप्शन में नहीं आते हैं, क्वेश्चन होगा कुआड़ की लयकारी को दिखाता है तो 5/4 इस तरह से। 7/4 लयकड़ी किसको दिखाता है? तो बियार्ड को दिखाता है। अगला प्रश्न है किस स्वर लिपि पद्धति में गणित अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो चिव नोटेशन में, चिव नोटेशन जो है इसमें गणित के अंकों का पद क्या किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, वो कौन सा स्वर लिपि पद्धति है जिसमें कि गणित अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो चिव नोटेशन में। शुद्ध कल्याण का स्वप्राकृतिक राग कौन सा है? तो राग भूपाली जो है शुद्ध कल्याण का स्वप्राकृतिक राग है। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सबको पता होगा। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा है। भांगड़ा कहाँ का है? तो पंजाब का। ये सब तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है मांड कहाँ का प्रसिद्ध गायन शैली है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। और देखिए आपका जो जैसे हमारा भारत है, भारत में जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग गाया जाता है लोकगीत को, ठीक है, संगीत को गाया जाता है। अब जैसे राजस्थान में 4-5 लोकगीत हैं, अब सबका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी आपसे पूछा सकता है। जैसे अगर लद्दाख की बात करें, लद्दाख में भी कई सारे गीत गाए जाते हैं, केरल में कई सारे गाए जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर भी जो भी लोकगीत फेमस है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। और इस सब को आप लोगों को पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। उस वीडियो देख लीजिएगा, आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन। पूरा लोकगीत का कौन सा राज्य में कौन सा गाया बजाया जाता है सब आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अगला है झुमरी कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का झुमरी लोक नृत्य है। लावनी कहाँ का लोकप्रिय गीत है? तो महाराष्ट्र का। पंचम की आंदोलन की संख्या कितनी है? तो 360 360। सा की आंदोलन की संख्या कितनी है? तो 240 240। अभिनव भारती के लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है राग दर्पण के लेखक कौन है? तो फखरुल्ला जो है राग दर्पण के लेखक है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। पंचम वेद किसे कहते हैं? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। वीणा के तार पर गुरुज के ऋषभ की दूरी कितने इंच की होती है? तो 32 इंच की होती है। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया था? तो 13वीं शताब्दी में लिखा गया था संगीत रत्नाकर को। और 300 नंबर प्रश्न है हमारा नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं सब बता दिए हैं। गमक किस में होता है? तो गायन में गमक होता है। लय कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पखावज का प्रयोग किस गायन में होता है? तो ध्रुपद में होता है पखावज का प्रयोग। गमक संबंधित है तो कंपन से संबंधित है। राग बिम्पलासी किस ठाट का राग है? तो काफी ठाट का राग है। 5 2 3 4 किस ताल को दर्शाता है? तो धमार ताल को दर्शाता है। धमार गायन शैली का अन्य नाम क्या है? तो होड़ी है। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। इसके बाद ये देख लीजिए, ये पूरा लास्ट ही है। ध्रुपद कितनी वाणियाँ हैं? ध्रुपद में 4 वाणियाँ। तानसेन की वाणी कौन सी है? तो गोबरहाट जो है तानसेन की वाणी है। संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त होने वाला पर्यायवाची कौन सा होता है? तो पलटा होता है। अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से संबंधित है। और यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा आज का ये वीडियो। इस वीडियो में आपको टोटल 312 प्रश्न करवाएं। इस 312 प्रश्न को अच्छे से जिस तरह से रट के हो जो हो वीडियो में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन 1 घंटा बाद आप भूल जाएगा। लेकिन अगर इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बार बार रिवीजन कर लेते, कम से कम 10-20 बार इसको पढ़ लेते, तो ये फिक्स है आप भूलिएगा नहीं। कैसे नहीं भूलिएगा? अभी तो पढ़ लिए, हो गया, थोड़ा भूल भी गए, लेकिन जैसे एग्जाम में जाएगा तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन को जैसे ही पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा ये तो पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन तो ये होगा। इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहेगा एग्जाम में जाने तक, ठीक है। जितना बार हो सके 10 बार, 5 बार, 20 बार, जितना बार हो सके इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको कर लेते हैं, फिक्स है आपका 15 नंबर इसी से आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और पीडीएफ के बारे में आपको ऑलरेडी ऊपर बता ही चुके हैं। आप लोग चाहें तो उस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।